वो दरवाजा लगा दो यार। चलिए, एक कविता रह गई बस, राम की शक्ति पूजा। निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, ये रह गई। उसके बाद निराला कंप्लीट हो जाएंगे आपके। आपने ये वाला फैन जरा बंद कर दो सुधांशु जी, इसको सबसे नीचे है उसका। हाँ, ठीक है। चलिए, तो राम की शक्ति पूजा देखिए, राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई है 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में ये रचना आई, और ये एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है। प्रबंधात्मक लंबी कविता क्या होती है? प्रबंधात्मक लंबी कविता, लंबी कविता एक काव्य रूप भी है। लंबी कविता का मतलब क्या होता है? ये खास प्रकार की कविताएं होती हैं जो कि एक तो आकार में लंबी होती है, ठीक है। जैसे कुछ लंबी कविताओं का अगर हम नाम लें तो जैसे बादल राग को आप एक लंबी कविता कह सकते हैं। राम की शक्ति पूजा हो गई। इसके अलावा सरोज स्मृति है। निराला की ये 3-4 लंबी कविताएं हैं। इसके अलावा जैसे हिंदी की अन्य लंबी कविताओं में से एक हो सकती है असाध्य वीणा, है ना, अज्ञेय की असाध्य वीणा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लंबी कविताएं, जैसे ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में, ये मुक्तिबोध की लंबी कविताएं हैं। तो इस तरह से कलगी बाजरे की अज्ञेय की एक और लंबी कविता है। तो लंबी कविता होती है कि जो लंबे आकार की कविता होती है, और ये इसको काव्य रूप माना जा सकता है। और ये क्या है? प्रबंधात्मक लंबी कविता है। प्रबंधात्मक लंबी कविता है तो इसका मतलब निहित है इसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, किसी न किसी कथानक पर यह आधारित होगी, ठीक है। तो इसका जो कथानक लिया गया है वो कृतिवास रामायण से लिया गया है। कृतिवास रामायण से। और इसकी शुरुआत होती है कहां से? जब कृतिवास रामायण के अनुसार ये कथा मिलती है कि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था पहले दिन, ठीक है। तो पहले दिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उसमें माना जाता है कि पहले दिन रावण जो था वो राम की सेना पर बहुत भारी पड़ा था। यानी कि जब रावण स्वयं लड़ा था तो रावण ने क्या कर दिया था? राम की सेना को एकदम तितर बितर कर दिया था, बहुत तरह से बर्बाद कर दिया था, एकदम बुरी तरह हराया था पहले दिन। तो पहले दिन के जब मतलब युद्ध समाप्त होकर के लोग वापस लौट रहे हैं, घायल, कोई मरा हुआ, कोई घायल, किसी के घाव लगे हुए हैं, कोई लंगड़ाता हुआ, इस तरह से तो वापस जा रहे हैं। तो उसी वर्णन के साथ जो है ये कविता शुरू होती है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। यानी कि रवि हुआ अस्त, यानी यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना किसी नेगेटिव पॉइंट पर ही कविता शुरू हुई है कि रवि हुआ अस्त। रवि के अस्त होने में संकेत है कि इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जो है अशुभ से जो है शुरुआत हुई है। और पहले ही दिन क्या हुआ है कि एकदम बुरी तरह से रावण ने हराया है किसको? सेना को, यानी कि राम की सेना को। उसके बाद सब लोग बैठे हुए हैं, सभा बैठी हुई है और सारी सभा मौन है। सब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब ये युद्ध किस तरह से लड़ा जा सकता है, किस तरह से जो है अब हमारे लिए ये मुश्किलें बढ़ चुकी हैं कि राम मतलब रावण को हराना। अब तक हम जो भी युद्ध हमने अभी तक लड़ा है, सारी मुश्किलों, तमाम समस्याओं के बावजूद
हमने बहुत शानदार युद्ध लड़ा है और केवल एक ही पड़ाव रह गया कि रावण को मारना है, उसके बाद युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रावण को मारना जो है शायद असंभव भी हो सकता है हम लोगों के लिए। तो उस समय पे लोग कोशिशें कर रहे हैं, राम को एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई करता ही है ना। हर कोई, अगर आप खुद भी निराश हो, दूसरा भी निराश हो, तब भी आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले को मोटिवेशन किया जाए, कुछ ढाढ़स बनाया जाए। तो उस प्रयास में विभीषण लगे हुए हैं, जामवंत लगे हुए हैं, सब कोई लगा हुआ है। लेकिन राम को समझ में आता है, राम ने वहां देखा, राम ने जो तस्वीर युद्ध में देखी थी, राम ने देखा कि जो रावण लड़ रहा था, रावण अकेले नहीं लड़ रहा था, बल्कि रावण के पक्ष में थी शक्ति। शक्ति यानी दुर्गा, जो कि शक्ति का प्रतीक है। तो उसने देखा कि जो भीमा मूर्ति शब्द प्रयोग किया गया है दुर्गा के लिए, शक्ति के लिए, कि भीमा मूर्ति ने क्या किया है, रावण को अपनी गोद में बिठा रखा है और उसकी तरफ से शक्ति जो है, जो महाशक्ति है, वो खुद युद्ध लड़ रही है और रावण के पक्ष में क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो रावण ये सब, तो राम वैसे डिमोटिवेट नहीं होते हैं, लेकिन ये देख करके डिमोटिवेट हुए हैं, ये देख करके हतोत्साहित हुए हैं कि शक्ति उसके पक्ष में है ना, शक्ति हमारे पक्ष में है ही नहीं, तो हम कैसे जीत सकते हैं। तो इसी बीच जो है, मतलब बीच बीच में राम भावुक भी होते हैं एक दो बार, और इस तरह से चीजें चलती हैं। तो जब राम एक बार भावुक हुए, तो जब आंसू गिरे, एक दो आंसू गिरे हैं, कहाँ, हनुमान जो कि पैर दबा रहे थे, तो जो है देखा कि उनकी हाथ पर पड़े, तो उन्होंने देखा कि राम के तो आंसू निकल रहे हैं। और वहां से फिर जो हनुमान का, मतलब एक तरह से जो क्रोध बहुत अलग स्तर पे पहुंचा, और हनुमान ने सोचा कि चाहे जो भी है, मैं एक काम करता हूँ, ये पूरी दुनिया ही निगल लेता हूँ, है ना, ये पूरा जो महाकाश है, इसको दुनिया को निगल लेता हूँ। उससे क्या होगा, जो भी बाकी समस्या है वो तो खत्म हो ही जाएगी, तो मतलब उससे फिर समस्या खत्म हो गई, फिर युद्ध खत्म हो जाएगा। तो वो उस प्रयास में आगे गए, ऊपर गए, और वहां से जो है थोड़ा संघर्ष हुआ थोड़ा शक्ति के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ है, बीच में ऐसा हुआ कि संघर्ष होते होते फिर जो है हनुमान को समझाया गया कि आप जो है वापस जाइए, ये जो है आपका युद्ध नहीं है। तो फिर वो वापस आ गए ऐसा, फिर दोबारा से। तो फिर तब राम से जब पूछा गया, जामवंत और अन्य लोगों ने पूछा कि आप इतने जो है हतोत्साहित क्यों हैं, युद्ध तो दोबारा लड़ा भी जा सकता है। तब राम ने जो है असली समस्या बताई कि हुआ क्या है, कि दरअसल जो क्या है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, पंक्ति आती है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति की, अन्याय जिस तरफ है उस तरफ शक्ति है। तो उसके बाद जब फिर और चर्चा हुई, तो जो सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी व्यक्ति उस सेना में थे, वो थे जामवंत। तो फिर जामवंत ने सजेस्ट किया कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो शुद्ध करोगे उसे ध्वस्त। कि अगर रावण अशुद्ध होकर के भी शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, तो तुम तो नैतिक हो, नैतिक पक्ष आपके पास है, आप भी अगर उतनी ही साधना करें तो शक्ति आपके पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि आप क्या है, नैतिक भी है। ठीक है, तो नैतिक होने के साथ साथ शक्तिशाली आपको बनना है। तो वो कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन की। तब तक युद्ध लड़ना छोड़ दो, लक्ष्मण सेना का नेतृत्व कर लेगा, तुम्हें केवल और केवल क्या करना है, शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है, यानी कि शक्ति को अपने पक्ष में करना है। और उसके बाद राम ने जो है, मतलब शक्ति की एक तरह से शुरू करी, आराधना शुरू करी, और उसको शक्ति को प्राप्त करने के प्रयास शुरू किए। तो उसमें उन्होंने हनुमान से कहा था कि मुझे 108 नीला कमल जो है रोज चाहिए, मुझे 108 क्या चाहिए, इंदिवर। इंदिवर उसको कहा जाता है, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। कभी पर्यायवाची शब्द में आ गया कहीं, तो इंदिवर होता है क्या, नीले रंग का कमल। तो इंदिवर जो है रोज 108 चढ़ाए जाते हैं, शक्ति की कल्पना होती है। और उसमें जो शक्ति का उन्होंने किया है, जो आराधना, जो पद्धति राम ने अपनाई, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नाथ पंथियों से मिलती है। हठ योग जो आप पाते हैं ना, कुंडली जगाना, चक्र पहुंचना, एक से ऊपर एक, दूसरे से ऊपर दूसरा। तो इस तरह से राम जो है शक्ति की पूजा कर रहे हैं। और अंत में क्या होता है, जब एकदम अंतिम चक्र तक पहुंच चुके हैं और लगभग ऐसा लगता है कि अब शक्ति प्रकट हो ही जाएगी, शक्ति जो है राम के पक्ष में आ ही जाएगी, उसी समय पर क्या किया, शक्ति ने पहले प्रकट होकर के एक कमल को हटा दिया, एक कमल को अपने पास जो है दबा लिया, परीक्षा लेने के लिए कि कितना जो है इसके पास, कितना नैतिक बल है इसके पास, व्यक्ति के पास, राम के पास। तो 107 कमल चढ़ा लिए थे, 108वें के लिए ऐसे टटोला होगा आंखें बंद करके, तो मिला नहीं थाली में, उसमें जगह पे। तो फिर जैसे फिर पूरा जो है ध्यान भंग किया, आप देखा इधर उधर की कमल है ही नहीं। उसके बाद वो पंक्तियां आती हैं, वहां पर एकदम निराश भाव से राम कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ठीक है, उसके बाद हाँ, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट आ गए कि राम कह रहे हैं कि मतलब हमेशा ही इतना संघर्ष है। अब यहाँ पूजा करने बैठा था, यहाँ शक्ति को करने बैठा था, ये देखो कमल खो गया। मतलब ये तो ऐसी बात है कि मतलब आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जीवन में कि वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखती है। और यही कहा जाता है, बल्कि इसकी तरफ रामविलास शर्मा जो कि
निराला के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कहा था ये क्या है, ये जो दिखाई देता है ना, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये कहीं ना कहीं से निराला के आत्मसंघर्ष की भी कहानी है कि निराला खुद अपने जीवन के बारे में ऐसा अनुभव करते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और उसके बाद क्या है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि मैं कितने प्रयास कर रहा हूं लेकिन तब उसके बावजूद मैं क्या कर रहा हूं, प्रिया जानकी यानी कि सीता का उद्धार नहीं कर पा रहा हूं, उन्हें मुक्ति नहीं दिला पा रहा हूं। लेकिन फिर वहीं पे चौथी पंक्ति इसी का आता है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, और फिर एक टर्निंग पॉइंट की पंक्ति आती है, क्या, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। फिर आता है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो फिर जो हार जाए, बैठ जाए ऐसे ही हार करके, तो वो राम हो ही नहीं सकते हैं। तो अंत में जो है एक पंक्ति आती है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो फिर दोबारा से जो है एक उपाय सूझा। तो फिर याद आया राम को कि मेरी माँ कौशल्या जो थी मुझे क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन अर्थात जिसके क्या हूँ, जिसकी आंखें राजीव यानी कि कमल जैसे, कमल नयन राजीव नयन जैसे नाम चलते हैं राम के लिए, तो ये कहा करती हैं। तो फिर राम ने कहा कि ठीक है, दो और हैं अभी मेरे पास, है ना, दो कमल तभी और पड़े हुए हैं। तो फिर जा क्या किया, माना ऐसा कहा कि फिर दाहिनी एक जो है तीर उठाया, और जैसे ही अपनी आंख की तरफ लेकर के गए कि इस आंख को ही समर्पित कर देता हूं, उसी समय पर क्या हुआ, भीमा मूर्ति प्रकट हुई और राम का हाथ पकड़ा। और फिर वो पंक्ति आती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ठीक है, तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तो ये शक्ति ने आशीर्वाद दिया, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और ये वदन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, राम के बदन में मत लिख लें आप लोग, राम के शरीर में नहीं, राम के वदन में यानी कि वाणी में। और यहाँ से बड़े गहरे संकेत निकलते हैं कि वदन में ही क्यों, राम के बदन में भी लिख सकते थे, वदन यानी कि शरीर में, वदन यानी कि वाणी में, मुख के भीतर। तो इसके जो है अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अलग अलग संकेत निकलते हैं। तो इसी आधार पे हमने अभी समझने भी है। तो कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, तो उसके बाद जो है शक्ति की प्राप्ति हुई, उसके बाद रावण पर जो है विजय प्राप्त हुई। तो ये एक है राम की शक्ति पूजा कविता। अब देखिए, ये तो कविता है, शानदार कविता है, ये आपको कृतिवास रामायण में भी कहानी मिल जाती है सेम टू सेम। ठीक है, हालांकि वहां राम बहुत ज्यादा भावुक दिखाए गए हैं, मतलब हर बात पे मतलब रो ही जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, यहाँ इतने नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी क्या निराला का मकसद केवल ये रहा होगा कि कृतिवास रामायण की एक कहानी को मैं कविता के रूप में ढाल दूं? इतना छोटा मकसद किसी कवि का नहीं हो सकता। और इस तरह से मकसद जब किसी कवि का इस तरह की कोई कविताएं लिखता है तो वो कविताएं उतनी महत्वपूर्ण होती भी नहीं है। क्या मतलब है इस सबका कि राम ने की शक्ति करी और उसके बाद ये तो कहानी मिलती है पौराणिक, उसको केवल पद्यबद्ध कर दिया आपने, कविता बना दी उसी को, इसका क्या मतलब रेलेवेंस है? क्यों ये एक बड़ी कविता है? क्यों ये निराला की आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ी कविता है, सबसे महान कविता है? इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो है बहुत सारी चीजों से जुड़ती है। एक तो हमने कहा भी ये निराला के आत्मसंघर्ष को भी व्यक्त करती है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे जब ये प्रकाशित हुई 1936 में, ये राम की शक्ति पूजा आई, तो राम की शक्ति पूजा में कहीं ना कहीं से शक्ति दोबारा अर्जित करने का, दोबारा जो है वो सब करने का कहीं ना कहीं शक्ति किसको, निराला को भी जीवन में मिली। देखिए 1935 सरोज स्मृति उन्होंने लिखी थी, यानी कि उससे पहले उनकी पुत्री का निधन हुआ, उससे पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ, उससे बहुत पहले माता पिता सबका निधन हुआ। तो बहुत उनका पूरा परिवार एक जमाने में हैजा का जो बीमारी जब फैलती थी तो उस समय में जो है उनका पूरा परिवार एक तरह से उस प्रकोप में आ गया था। तो निराला अंतिम समय तक मतलब काफी समय तक अकेले ही रहे। लेकिन 1936 के बाद आप देखेंगे निराला ने बड़ी कुछ अलग प्रकार की कविताएं फिर लिखना शुरू किया 1936 के बाद। वो बीच का पीरियड जो था, जो जिसमें निराला ने सबसे शानदार कविताएं लिखी अपनी, जिन सब के लिए हम निराला को आज याद करते हैं, किन सब के लिए, राम की शक्ति पूजा के लिए, तुलसीदास के लिए, या फिर आपकी सरोज स्मृति के लिए। तो ये समय निराला के खुद के जीवन में कोई बहुत अच्छा समय नहीं था। लेकिन इसके बाद आप देखते हैं निराला एक नई ऊर्जा से भरे हुए पाते हैं खुद को। तो कहीं ना कहीं ये कविता आपको संकेत देती है निराला के खुद के आत्मसंघर्ष के साथ। तो पहली चीज तो ये है कि इसकी जो थीम है राम की शक्ति पूजा, ये 3-4 चीजों से जुड़ती है। पहली चीज ये जुड़ती है निराला के स्वयं के जीवन से, यानी कि निराला का आत्मसंघर्ष। मूल संवेदना अगर कहा जाए इसको, इसकी मूल संवेदना अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग है। पूजा की मूल संवेदना की दरअसल ये कविता कहना क्या चाहती है? जैसे कामायनी की मूल संवेदना हमने पढ़ा कि उसमें जो है इच्छा क्रिया ज्ञान का समन्वय के माध्यम से
पूर्णता की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति, आनंदवाद उसकी मूल संवेदना है। यहाँ की आप देखेंगे निराला का आत्मसंघर्ष, एक तरफ तो ये निकलता है, दूसरी तरफ कई लोगों ने माना कि ये जुड़ती है आजादी के आंदोलन से, आजादी के आंदोलन से। और आजादी के आंदोलन से कैसे जुड़ती है? आजादी का आंदोलन भी देखिए, इस समय पे ये जो आजादी का आंदोलन चल रहा था 1936 का समय है। 1936 का समय यानी कि महात्मा गांधी और उनका जो समकक्ष आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का आंदोलन एक तरह से, या फिर मतलब पूरी ही आजादी का आंदोलन, ये एकदम कह सकते हैं कि एकदम थोड़ा सा नेगेटिव समय था, बड़ा इस तरह का समय था कि गांधी जी भी कुछ उस तरह से कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले तो असहयोग आंदोलन चला, वो बंद करना पड़ गया, क्योंकि अहिंसा मतलब हिंसा हो रही थी, तो वो जो है उन्होंने बंद किया। उसके बाद बड़े सारे आंदोलन चलाए, डांडी मार्च चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता, असफलता सफलता जो भी कहें, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार किया जा चुका था 1931-32 में। इसी के आसपास आप देखेंगे कि 1936 से पहले पहले ही सरदार भगत सिंह को फांसी हो चुकी है, चंद्रशेखर आजाद को मारा जा चुका है, मतलब है ना। तो इन सारे जो क्रांतिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं से इस समय पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो रहे थे। महात्मा गांधी की क्रेडिबिलिटी एक तरह से उसमें आप खतरे में पाते हैं कि गांधी पर जो भरोसा एक तरह से एक समय पे पूरे देश ने दिखाया था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है कुछ, और क्यों नहीं हो रहा है। तो 1936 के आसपास निराला ने कहीं ना कहीं से ये लिखा है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। उन्होंने एक तरह से ये दिखाया कि एक तरफ क्या है, अंग्रेज है, और अंग्रेज हमसे जीत इसलिए नहीं रहा है कि क्योंकि वो सही पक्ष में है, सही पक्ष तो हमारा है, हम नैतिक हैं, लेकिन वो जीत सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, क्योंकि वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो हमें क्या करना होगा, नई जो है हमें शक्तियां अर्जित करनी होंगी। तो कहीं ना कहीं से आजादी के आंदोलनकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने का या उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं उनको बताने का प्रयास है कि केवल और केवल नारों से बात नहीं होगी, शक्ति आपको अर्जित करनी होगी, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो एक दूसरा ये जुड़ता है। तीसरी, कई लोग कहते हैं कि स्त्री मुक्ति की कविता है, और स्त्री मुक्ति की कविता इस संदर्भ में है, इस कविता में बड़ी रोचक बात आपको नजर आती है कि जब भी राम एकदम हतोत्साहित नजर आते हैं, आपको एकदम डाउन नजर आते हैं, डाउन एंड आउट जिसको कहते हैं ना, उस स्थिति में जब भी राम स्वयं को पाते हैं, तो उसी समय पर उनको जो है सीता की जो है स्मृति आती है, और सीता की याद आते ही उनके मन में एक अलग तरह का जो है उत्साह जागता है, मोटिवेशन फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं से सीता की मुक्ति ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। और सीता की मुक्ति के माध्यम से स्त्री की मुक्ति करना एक तरह से क्या है, इस कविता की थीम है, कई लोगों का ये मानना भी है। वो कैसे है, जैसे एक बार होता यह है कि जब उनको याद आता है कि पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कि जब हम पहली बार मिले थे तो कैसे हम दोनों जो है एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे, फिर वो जो है अच्छे सुखद पल याद आते हैं, तो राम के मन में कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन आता है कि युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद दोबारा वो भीमा मूर्ति नजर आती है, याद आता है, अरे बाप रे उसके पास तो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, फिर दोबारा डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दोबारा आंसू गिरते हैं उसको सब याद करके। तो इस तरह से 2-3 बार ऐसा होता है, और जब जब मतलब सीता की याद आती है तब तब क्या हुआ है, एकदम कविता या फिर राम के मन में एक अलग प्रकार का उत्साह आपको नजर आता है। जैसे कि वो वही पंक्ति देख लीजिए आप, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अब इसके बाद जो तीसरी पंक्ति है, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जब ये बात याद आ रही है ना, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, उसकी अगली ही पंक्ति क्या है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, है ना। तो है जैसे ही सीता की याद आई उसी तरह से उत्साह मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि स्त्री मुक्ति की कविता है कौन सी, राम की शक्ति पूजा। तो ये 2-3 तरह से जुड़ती है। इसके अलावा आपके नोट्स में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, वो आपने तैयार कर लेनी है। जैसे पहली पंक्तियां हैं, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। इसके अलावा रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। इसके अलावा आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। ये जामवंत की मोटिवेशन है और ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, उसने आराधना की है, तुम दृढ़ आराधना से 2 उत्तर। इसके अलावा शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। इसके अलावा धिक जीवन वाली पंक्तियां महत्वपूर्ण है ही। और इसके अलावा ये नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, ठीक है। और अंतिम पंक्तियां होगी जय
हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ठीक है, तो ये राम की शक्ति पूजा है और इसमें हमने अच्छा खासा समय लगाया। यहाँ से बहुत संभावना है कि शक्ति पूजा से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें थोड़ा शिल्पगत विशेषताएं भी लिख सकते हैं। इसकी कुछ शिल्पगत विशेषताएं भी हैं। शिल्पगत विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, इसमें क्या है, समासिक पदों की प्रचुरता मिलती है। अगर आपने शक्ति पूजा, आपने कभी कविता देखी है, पढ़ी है आपने अभी? हाँ, गूगल पे जाकर के, वैसे ये शक्ति पूजा मतलब कविता देख करके लोग पहली नजर में भाग जाते हैं। उसका कारण क्या है? ये सामासिकता ही उसका कारण है। देखिए, शुरू की जो 18 पंक्तियां हैं, वो 18 पंक्तियां एकदम बाउंसर जाती हैं। उसका कारण क्या है? एकदम आपको नजर आएगा कि वो क्या है, उसमें सामासिकता है। वो पद ऐसे ऐसे लगे होंगे, जैसे ये शब्द है, फिर ऐसा, फिर शब्द, फिर ऐसा, फिर शब्द, फिर ऐसा। और ये बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना, क्योंकि ये क्या है, समासिक पद है, समास है। आपको बहुत विग्रह करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके सेंटेंस समझ में आएगा, तब जाके पंक्ति समझ में आएगी। और शुरुआत की 18 पंक्तियों में समासिक पद हैं। और इसमें आपको एक कारण ये भी दिखता है कि द्विवेदी युग में या फिर भारतेंदु युग में क्या डिबेट थी कि खड़ी बोली उपयुक्त भाषा नहीं है भाई कविता करने के लिए। ठीक है, इस वजह से लिखना है तो किसमें लिखना है? ब्रजभाषा में लिखिए, है ना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने लोग ये भी कहा था कि खड़ी बोली में क्या है, समासिकता नहीं है, समास नहीं हो पा रहा है, हम शब्द जोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में। और समास बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है भाषा के लिए, बल्कि कविता के लिए, क्योंकि फिर बीच में आपको के से ये सब हटाना पड़ेगा। और ये सब हटता है तो फिर कविता में क्या आता है, एक प्रवाह आता है, एक फ्लो आता है। तो वो समास होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो वो समास वो बना नहीं पा रहे थे द्विवेदी युग में भी। इस वजह से आप देखते हैं कि बड़ी सीधी सपाट बयानी, जिसको हम इतिवृत्तात्मकता कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, एकदम सीधा फ्लैट जाती हुई कविता, उसमें भी समासिकता आपको नजर नहीं आती। छायावाद के बहुत सबसे मतलब 3-4 बड़े योगदानों में से एक ये भी है कि इन्होंने कविता में लाक्षणिकता लेकर के आए, एक चीज भाषा के स्तर पे, और दूसरी चीज लेकर के आए समासिकता। और राम की शक्ति पूजा इस वजह से क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। इस समासिक पदों का प्रयोग बड़ा शानदार किया। तो खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में, ठीक है, कुछ जो छायावाद का योगदान था वो आपको यहाँ भी नजर आता है। तो एक समासिकता आपको नजर आती है। दूसरी चीज है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है इसमें। कई बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो है इसमें जो शब्दावली है वो किस प्रकार की है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको थोड़ा याद रहे तो ठीक है। बाकी क्या हो सकता है इसमें? बाकी तो बिंब एवं प्रतीकों का शानदार प्रयोग, बिंब एवं प्रतीक बड़े शानदार हैं इसमें। बिंब एवं प्रतीक, जैसे इसमें एक बिंब खींचता है, बड़ा शानदार बिंब है, और ये इतना कमाल का है कि बिंब के अंदर बिंब और उसके अंदर एक और बिंब आपको दिखता है। वो ये है, एक तो बिंब मतलब केवल बिंब 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितनी ज्ञानेंद्रियां उतने बिंब, जैसे दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, इस तरह से, है ना, स्पर्श बिंब। तो आपको नजर आना चाहिए। जैसे इसमें आप देखेंगे कि अगर मेघों का गर्जन है, या फिर जैसे है अमानिशा, गगन घन अंधकार, तो अंधकार का दृश्य आपके दिमाग में आता है। जब बहुत गर्जना आपको दिखाई देगी, मेघ गर्जना, तो वो आपको साउंड से अब पता चलेगा, बिंब खींचता है। बिंब का मतलब यही है कि जो कविता में लिखा हुआ है वो आपको महसूस भी हो। तो एक कमाल का दृश्य बिंब इन्होंने लगाया कि लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। अब ये अंतिम दूसरी पंक्ति देखो, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, दृगों में सीता के राममय नयन। अब ये कितने कमाल की पंक्ति है। अब देखिए, बिंब के अंदर बिंब, और ये दृग मतलब आंखें, खिंच गए दृगों में, यानी कि राम के दृगों में, राम की आंखों में, सीता के राममय नयन खिंच गए, यानी कि सीता के वो नयन जिनमें राम बसे हुए हैं। तो देखिए, बिंब के अंदर बिंब और उसके अंदर एक और बिंब, खिंच गए दृगों में, राम के दृगों में सीता के वो नयन बस गए जिनमें राम बसे हुए हैं। तो ये आपको कमाल का दृश्य बिंब एक नजर आता है। दृश्य बिंबों में प्रतीकों का बहुत शानदार प्रयोग, और इस वजह से जो है राम की शक्ति पूजा निश्चित रूप से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कुछ कविताओं में से एक मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। ठीक है, तो राम की शक्ति पूजा से इसी प्रकार के अगर थोड़ा गहराई में भी सवाल आ गया तो आप इसको
आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो सोर्स अच्छे से याद रखें आप लोग, कृतिवास रामायण है। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके कौन, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत सुमित्रानंदन पंत से इनकी पंक्तियों से ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है इनकी कविताएं हैं, और कविताओं पर किस दर्शन का प्रभाव है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत का जो रचना संसार है वो बड़ा वैविध्यपूर्ण है। इन्होंने जो है अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखी हैं, तो ऐसा आप बनाइए इसमें सेम टू सेम। ठीक है, सबसे पहले लिख सकते हैं आप छायावादी कविताएं। छायावादी कविताएं। सेकंड है प्रगतिवादी कविताएं। तीसरा है छायावादी कविताएं, प्रगतिवादी कविताएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि छायावाद का कौन सा कवि अरविंद से प्रभावित रहा, अरविंद दर्शन से प्रभावित। इसके अलावा चौथा जो था नव मानवतावादी। नव मानवतावाद जो था एक तरह से एक दर्शन पनपा, खास करके आज़ादी और आज़ादी के आसपास और उसके बाद। ठीक है, तो वो जो है नव मानवतावादी कविता। ठीक है, तो छायावादी कविताओं में आपको याद रखना है, कालक्रम सहित याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। छायावादी कविताओं में पहला लिखिए वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, शायद यही क्रम होगा, थोड़ा क्रम में देख लेते हैं। नहीं, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन ये क्रम है। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, सॉरी गुंजन नीचे, ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन। प्रगतिवादी कविताएं। प्रगतिवादी कविताओं में लिखिए आप, एक है युगांत, युगांत, दूसरी लिखिए युगवाणी, युगवाणी, और तीसरी ग्राम्या। तो युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये तीन रचनाएं इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं, प्रगतिवाद से प्रभावित यानी कि मार्क्सवाद से प्रभावित है। तो प्रगतिवाद में भी पंत की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी कभी अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए कि इनमें से छायावाद का कौन सा कवि है जिसने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं, तो वो उनका मेजरली नाम पंत का आएगा, क्योंकि निराला ने हालांकि एक कुकुरमुत्ता कविता लिखी जरूर है, लेकिन कुकुरमुत्ता कविता थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि समझ में नहीं आता कि प्रगतिवादी कविता है या प्रगतिवाद पर व्यंग्य करती हुई कविता है, क्योंकि इसके दो हिस्से छपे थे, प्रगतिवाद कुकुरमुत्ता पार्ट 1, कुकुरमुत्ता पार्ट 2। तो पार्ट 1 में तो ऐसा लगता है कि भाग 1 में कि ये जो है प्रगतिवाद का समर्थक एक तरह से कविता है। गुलाब से सीधा कहा जा रहा है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत पाई जो खुशबू रंगो आप, ठीक है, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतलाता है कैपिटलिस्ट। तो एक तरह से ऐसा लगता है। अब सेकंड पार्ट में ना जो कहानी ये कुकुरमुत्ता की आगे चली वो बड़ी अजीब सी है, बड़ी हास्यास्पद है, हंसी सी आती है। अब देखिए, आप सोचिए, आपने किसी को नायक बनाया है, आपने एक स्टोरी लिखी है, जो भी लिखा, कहानी लिखी, अब आपने किसी को नायक बनाया, तो आप उस नायक की अंततः जीत दिखाएंगे या हार दिखाएंगे? जीत दिखाएंगे, है ना। अगर आप मतलब जीत नहीं भी दिखाएंगे, अंत में ये भी दिखाएंगे कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होते होते आप ऐसा दिखाएंगे कि उसने कुछ कमाल का कर दिया, मतलब हार करके भी या मृत्यु के बावजूद उसकी कहीं ना कहीं विजय एक तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे, उसका मजाक बनता हुआ कम से कम नहीं दिखाएंगे। कुकुरमुत्ता का भाग 2 ऐसा लगता है कुकुरमुत्ता का जो है एक तरह से मजाक बना है। क्यों? क्योंकि उसमें होता ऐसा है कि कुकुरमुत्ता उठ जाता है, अब वो हो ही जाता है इस तरह से, है ना, मशरूम कहते हैं उसको, तो वो जो है उग गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो वहां माली था, माली, तो माली की लड़की क्या करती है, उस कुकुरमुत्ते को बढ़िया से तल तुल करके उसको बनाती है और राजकुमारी को भी खिलाती है। राजकुमारी उसकी दोस्त है, दोनों छोटे बच्चे हैं, तो उसको भी खिलाती है उसके घर में जाकर के। और फिर वो क्या करती है,
अब देखो कुकुरमुत्ता, अब सोचिए पहले तो मतलब नायक आपने किसी को हीरो बनाया और उस नायक को फिर आपने जो है तल करके सब्जी बनवा दी है उसकी, तो सोचिए फिर क्या आप लगेगा कि वही ये प्रगतिवादी कविता है। सेकंड पार्ट में व्यंग्य नजर आता है आपको, और फिर अंत में क्या हुआ है, दोनों ने मिलकर के खाया है और फिर राजकुमारी गई है राजा के पास कि ये जो गुलाब है ये सारे गुलाब ये तो सिर्फ सजाने की चीज है, असली चीज तो कुकुरमुत्ता होता है, क्या शानदार होता है मशरूम खाने के लिए। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, उसने कहा ये सारे गुलाब हटाओ, इन सब की जगह पे मशरूम उगाओ, कुकुरमुत्ता उगाओ। तो इस जो है पॉइंट पर कविता जो है खत्म होती है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि यार ये प्रगतिवादी कविता है, ये प्रगतिवाद पर व्यंग्य करती हुई कविता है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी शैली भी थोड़ा इस प्रकार की है, देखिए अभी देखो ना थोड़ा कविता में आप, वही कमाल की बात है, ये खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन कविता लिखने वाला कवि क्या कह रहा है, अबे सुन बे गुलाब, अबे तबे की भाषा आ गई, रेबे वाली भाषा आ गई है ना, एकदम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिलता है। और जो मार्क्सवादी लोग हैं, प्रगतिवादी लोग हैं, वो केवल भाग एक लेते हैं कुकुरमुत्ता का कि निराला को अपनी टीम में शामिल किया जाए। हर आदमी सोचता है कि हमारे टीम में शामिल हो, हमारे विचार में शामिल हो, तो पार्ट 1 को ही लेते हैं, पार्ट 2 को इग्नोर करते हैं। हालांकि पार्ट 2 भी जो है महत्वपूर्ण होना ही चाहिए उसमें, तो जो है उस पर डिबेट है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि प्रगतिवादी कोई एक कवि बीच में हुआ और ठीक ठाक हुआ, पूरे मनोयोग से हुआ, तो पंत जी, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, 3 कविता संग्रह ऐसे थे जो उन्होंने उसमें लिखे हुए, ठीक है। इसके अलावा अरविंद दर्शन से प्रभावित 4 जो रचनाएं आपने याद रखनी है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ। मतलब कई लोग तो गुलाब की व्याख्या थोड़ा उस तरह से भी करते हैं, नेहरू से भी कनेक्ट करते हैं, है ना। उसका अब उसका रेलेवेंस समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब 1938 के आसपास नेहरू इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में थे कि उन पर इतना व्यंग्य किया जाता। थे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, लेकिन मतलब शायद इतने भी बड़े नहीं थे कि आजादी के बाद तो वो सबसे बड़े बने, है ना। आजादी के बाद तो खैर प्रधानमंत्री रहे और उनसे बड़ा नेता कोई था नहीं। लेकिन 1938 1940 के आसपास जब ये कविता लिखी गई, शायद 41 में लिखी गई, इसी के आसपास, मैं थोड़ा प्रकाशन वर्ष भूल रहा हूँ, लेकिन आजादी से पहले ही लिखी गई थी और ठीक ठाक पहले लिखी गई थी। ऐसा भी नहीं था कि 1946 में जो है नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले भी रह चुके थे। लेकिन उसका फिर वो व्याख्या मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं लगती। हालांकि कई लोग मानते हैं, नेहरू से कनेक्ट करते हैं कि नेहरू जो है गुलाब का प्रतीक है, कैपिटलिस्ट और ये सारी चीजें। हालांकि नेहरू की सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि नेहरू ने क्या किया है, वो एक लंबे समय तक जो है कैपिटलिज्म को पनपने नहीं दिया। आलोचना होती है नेहरू की आज उस बात पर। तो चलो ठीक है, जो भी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं उसको लेके। मानव नव मानवतावादी लिखिए, उत्तरा, रजत शिखर, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। उत्तरा, रजत शिखर, लोकायतन, चिदंबरा और कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, ठीक है। तो ये सब है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं हाईलाइटेड, पल्लव के बारे में आपने महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। वैसे तो पहले ही लिखा होगा इसको, लेकिन अगर नहीं लिखा है इनकेस तो छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो छायावाद का इसको माना जाता है, ठीक है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांत में उन्होंने एक तरह से छायावादी युग के अंत की घोषणा की थी। वो आएगा जब प्रगतिवाद आएगा तो पंत की भूमिका भी समझेंगे कि प्रगतिवाद में क्या भूमिका पंत ने निभाई थी। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ, इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। चिदंबरा के लिए शायद ज्ञानपीठ मिला था ना, चिदंबरा के लिए मिला था, हाँ। चिदंबरा के लिए लिखिए ज्ञानपीठ, इसके लिए मिला था 1968 ईस्वी। ये हिंदी का पहला ज्ञानपीठ था, ठीक है। 1963 में शुरू हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने। और ज्ञानपीठ आपको सारे के सारे याद करने हैं, वैसे क्लास में करवाया तो है, एक क्लास में शायद सुबह वाली में दिखाया था एक दिन। कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार भारत सरकार ने बाद में शुरू किए,
साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो थोड़ा ये भी देख लेने पड़ेंगे आपको कि साहित्य अकादमी किसको कब कब मिला हुआ है। हाँ, कब मिला है, इससे ये भी ये याद रहे, या फिर सिलेबस के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मिला हुआ है। जैसे मैंने शायद उस दिन क्लास में करवाया था, लेकिन सुबह वाले उसमें करवाया था, चलिए यहाँ भी करवा देंगे अभी अगर मौका मिला किसी भी टाइम पे, है ना। किस दिन ऐसा हुआ कि क्लास हो गई है, टॉपिक है, 10 मिनट रहे, उसी टाइम हम उसको करवा देंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अपने स्तर पर भी उसको कर सकते हैं ऐसा कि आपने चिन्हित करने हैं, आपके पास किताब कोई ना कोई तो होगी, तो उसमें जो है आपने क्या करना है, उन पे मार्क करो कि कौन जो है आपके सिलेबस में है, किस चीज को मिला हुआ है। जैसे पहला साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी आपके सिलेबस में नहीं है, याद रख सकते हैं लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे दिनकर को किस पे मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय पे दिनकर को मिला था। राहुल जी को, राहुल सांकृत्यायन को किस पर मिला था, मध्य एशिया का इतिहास पर मिला था। अब वो साहित्य से इतर किताब थी, ठीक है। और इसके अलावा इनको तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था। मतलब अन्य अन्य को भी आपको याद होना चाहिए कि किसको किस पर मिला है। जैसे शायद श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत पर मिला है, जहां तक मुझे याद आता है ना, राग दरबारी पर ही मिला, हाँ राग दरबारी पर मिला है उन्हें। तो इस तरह से याद रहे तो ठीक है। वैसे श्रीलाल शुक्ल आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जो है उनका आपने उस तरह से बनाना है। जैसे लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद के लिए, व्यास सम्मान उनको किस पुरस्कार के लिए मिला था। अच्छा, ये कल के टेस्ट में रखा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन, एक लीक हो गया। नहीं, आज दिया ना आपने ये वाला पेपर, हाँ आज दिया, तो लीक किया हुआ, अब तो हो गया पेपर। हाँ, तो वो था, उसका कोई सॉल्यूशन चलो कल आएगा, वो भी कल को में से देख लेंगे, ठीक है। नाटक जारी है के लिए व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। तो उस तरह से थोड़ा ये सम्मान आपको याद करने हैं जो सिलेबस के हैं, उनका पूरी की पूरी टेबल रट के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो एक काम आपने ये करना है। तो पंत में इतना ही होता है। पंत में आप जानते हैं प्रकृति के सुकुमार और प्रकृति के चितेरे और ये सारे इनके लिए चलते हैं। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। इसके अलावा इनकी जो पहली कविता थी वो थी गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा पहली कविता पंत की थी, पहली कविता गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। वैसे इनके कुमाऊनी में भी कुछ इन्होंने लिखा है। इनकी कुमाऊनी कविताओं का क्या है, हाँ उस दिन कराया था ना बुरुंस। बुरुंस तो इनमें देखिए कुमाऊनी कविताओं का संग्रह, हमारे यहाँ के यहाँ तो करेंगे ही हम लोग, है ना। कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है बुरुंस। कुमाऊनी कविताओं का संग्रह है बुरुंस, तो ये भी आपने लिख देना है, ठीक है। तो बुरांस को कुमाऊनी में संभवतः बुरुंस इस तरह से प्रोनाउंस, उच्चारण इसका किया जाता होगा, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये है भाई इनकी कविताएं, पंत जी की कविताएं, ठीक है। तो पंत से ज्यादातर यही पूछा जाता है कि कौन सी किस से है। इसके अलावा पंक्तियां आपको याद रहे तो अच्छा है, पंक्ति कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। कोई एक कविता ऐसी नहीं है कि जो आपको स्पेसिफिक तैयार करवानी। अब आते हैं आप इस पर महादेवी वर्मा पर। हेडिंग डाली महादेवी, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा के पहले तो कुछ कविता संग्रह आपने लिखने हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा, सांध्यगीत, यामा, दीपशिखा। सांध्यगीत, यामा और दीपशिखा। सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। सप्तपर्ण,
ठीक है, चलिए तो इसके बाद तो ये लिखिए आपने। अच्छा, सांध्य गीत तक तो अलग अलग इनकी रचनाएं लिखी जाती है, यानी निहार में कुछ गीत हैं, फिर रश्मि में कुछ है, नीरजा में, सांध्य गीत में। यहाँ से आप देखते हैं कि ये जो है बार बार रिपीट ही हुआ है, दीप शिखा को छोड़ करके थोड़ा सा। यामा बाद में प्रकाशित हुआ था, इन सारी ये चारों कविताओं का संकलन था इसमें, यामा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यामा के लिए ज्ञानपीठ भी मिला था इनको। ठीक है, और महादेवी वर्मा से जुड़ा हुआ एक बड़ा रोचक किस्सा मिलता है, राजस्थान से जुड़ा हुआ किस्सा है। एक बार हुआ ये था कि राजस्थान सरकार के द्वारा एक शायद कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और उसमें उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम मैं फिर भूल गया, वो राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, हाँ, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया थे, तो वो उस समय मुख्यमंत्री थे। तो कार्यक्रम था, और हुआ क्या कि जगन्नाथ पहाड़िया ने शायद कुछ मंच से ऐसा बोला कि महादेवी को वो अपना अपमान लगा, और कहा भी उन्होंने इस तरह से, यही था कि आप इस तरह का लिखते हैं कि हमारी समझ में ही नहीं आता है, कुछ कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा। अब राजनेता आदमी को क्या समझ में आए। और उस समय पे बात ये थी कि महादेवी जो है नेहरू को भाई कहती थी। ठीक है, तो इंदिरा की क्या हुई, बुआ हुई, है ना। उस समय पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, सेकेंड टर्म की बात हो रही है, शायद इमरजेंसी के बाद की बात। तो उस समय पे क्या हुआ कि ये जो है किस्सा इंदिरा गांधी तक जब पहुंचा, तो इंदिरा गांधी ने सीधा इस्तीफा लिया था जगन्नाथ पहाड़िया का। तो एक दो ढाई साल रहे थे जगन्नाथ पहाड़िया। तो मतलब महादेवी वर्मा के अपमान करने की वजह से जो है कुर्सी चली गई थी किसकी, जगन्नाथ पहाड़िया के मुख्यमंत्री पद की, और उन्हें बनाया संजय गांधी ने था, ऐसा माना जाता है। संजय गांधी का आशीर्वाद उनके ऊपर था, तो इस वजह से, वरना उनसे भी बड़े बड़े नेता उस समय पर रहे होंगे कांग्रेस में, लेकिन उन पर क्योंकि संजय गांधी का हाथ था तो उनको ले लिया। लेकिन फिर मम्मी ने हटवा दिया है कि तुमने मेरी बुआ का अपमान किया तो इस्तीफा दो। तो इस तरह क्या बड़े रोचक किस्सा मिलता है। महादेवी वर्मा का अपमान किया था, कथित तौर पर आया किया था, और इस वजह से कुर्सी चली गई थी सीधा सीधा। तो यहाँ से भी आप देखते हैं कि महादेवी वर्मा का जो मतलब सामाजिक जीवन था वो बड़ा सम्मानजनक रहा होगा, है ना, लेकिन व्यक्तिगत जीवन उनका बड़ा अकेलापन रहा, और ये इनकी कविताओं में खूब दिखाई पड़ता है। आजादी के बाद बहुत सम्मानित रही महादेवी वर्मा, सार्वजनिक जीवन में कम से कम। तो महादेवी वर्मा उन कुछ गिनी चुने कवियों में से या गुने चुने साहित्यकारों में से एक थे, जिनको मतलब भारत सरकार ने थोड़ा सा अच्छा स्थान के साथ जो है, थोड़ा सही सम्मान के साथ, जो वो लोग डिजर्व करते थे उस सम्मान के साथ रखा। वरना निराला का जीवन आप लोग जानते हैं, निराला ने जो अपनी अंतिम सांसें ली तो वो किसी के किराए के घर में ली, किसी के किराए के आंगन में जो है, किसी एक कोई मुंशी जी थे, उनका नाम मैं भूल गया, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है, और उनकी मृत्यु भी कुछ ऐसी, कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं थी, डायरिया की वजह से, डायरिया समझते हैं जब पेट खराब हो जाए तो और उस वजह से जो है निराला की मृत्यु हुई थी। तो बहुत सारे साहित्यकार ऐसे ही गए, उनमें से प्रसाद, खैर वो आजादी से पहले के थे तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि उनका इस तरह से सम्मान होता। प्रेमचंद का जो जीवन था बड़े अभावों में गुजरा, और उसी के साथ उनकी मृत्यु हुई। बहुत गिने चुने नाम आपको ऐसे मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन का नाम मिलता है, राहुल सांकृत्यायन को बहुत सेलिब्रेट किया है हिंदी में, बल्कि सरकार ने मतलब बहुत अच्छे से उनका सम्मान किया, बहुत अच्छे से उनको रखा भी। राहुल सांकृत्यायन को आप कह सकते हैं कि हिंदी की सबसे, केवल लेखन के द्वारा खूब कमाया धमाया हुआ आदमी, जिसने कमाया हो उन कुछ रचनाकारों में से एक थे। बहुत कम लोगों को इस तरह से मिला है, राहुल जी उनमें से एक थे। महादेवी वर्मा को आप ऐसा मान सकते हैं, दिनकर को आप इसलिए मान सकते हैं, राज्यसभा में सांसद थे तो वो भी एक कारण था, लेकिन ये था। तो कुछ ही कुछ ऐसे थे जिनको उस तरह से सम्मान मिल पाया। ठीक है, तो ये एक हमेशा से दर्द रहता है। ठीक है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इनके बारे में कह करके लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए निहार। निहार, निहार। ठीक है, इसमें लिखिए, इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। इनका पहला कविता संग्रह था, इसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी थी।
कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसकी भूमिका लिखी थी हरिऔध ने। ठीक है, मतलब इसमें लिखिए यह काव्य संग्रह उतना परिपक्व नहीं माना जाता, क्योंकि पहला है ना, तो इस वजह से परिपक्व नहीं माना जाता। यह कविता संग्रह उतना परिपक्व नहीं माना जाता, परंतु उतना परिपक्व नहीं माना जाता, परंतु उनके काव्य में जो प्रवृत्तियां, यह उतना परिपक्व नहीं माना जाता, परंतु उनके काव्य में जो प्रवृत्तियां आगे चलकर पल्लवित हुई, परंतु उनके काव्य में जो प्रवृत्तियां आगे चलकर पल्लवित हुई, परंतु उनके काव्य में जो प्रवृत्तियां आगे चलकर पल्लवित हुई, वे बीज रूप में यहां विद्यमान हैं, वे बीज रूप में यहां विद्यमान हैं। वे बीज रूप में यहाँ विद्यमान है। ठीक है, तो बीज रूप में यहाँ विद्यमान होने का मतलब जो आगे की जो सारी चीजें आती है ना, महादेवी की कविता आप क्यों याद करते हैं? एक तो विरह उनके यहाँ खूब दिखाई पड़ता है, इसके अलावा रहस्यवाद, अज्ञात प्रिय के प्रति जो वो प्रणय निवेदन करती हैं वो एक तरह का है ना, तो ये सारी चीजें आपको निहार में भी नजर आती हैं। बात बस केवल ये है कि उतना परिपक्व नहीं है, क्योंकि महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह है, और जब यात्रा आगे धीरे धीरे बढ़ती है तो कवि की जो है यात्रा लगातार वो उससे सीखता है, लगातार विकास की अवस्था में होता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो निहार एक हो गया। सेकंड लिखिए आप नीरजा। नीरजा इसमें लिखिए, इसमें वेदना आनंद के रूप में प्रकट हुई है। वेदना क्या हुई है? आनंद के रूप में प्रकट हुई है। इसमें वेदना क्या है? आनंद के रूप में प्रकट हुई है। ठीक है, इसमें एक पंक्ति आपके नोट्स में दी गई है, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। ठीक है, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये नीरजा में है। इसके बाद लिखिए रश्मि। रश्मि अब जो है मेच्योरिटी की तरफ जो है कविता बढ़ने लगी है, तो रश्मि इसके बारे में लिखिए। इसके गीतों की भाषा अधिक परिष्कृत है। इसके गीतों की भाषा अधिक परिष्कृत तथा अभिव्यक्ति अधिक प्राणवान है। इसके गीतों की भाषा अधिक परिष्कृत तथा इसके गीतों की भाषा अधिक परिष्कृत तथा अभिव्यक्ति जो है अधिक प्राणवान है। अभिव्यक्ति अधिक प्राणवान है। अभिव्यक्ति अधिक प्राणवान है। क्या लिखा आपने? गीतों की भाषा ज्यादा परिष्कृत भी नजर आती है और अभिव्यक्ति भी उस तरह से। तो इसमें एक पंक्ति लिखी हुई है, जैसे मैं तुमसे हूं एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे ही हूं भिन्न भिन्न है जो घन से तड़ित विलास। ठीक है, तो रश्मि ये है। इसके अलावा चौथा है सांध्य गीत। सांध्य गीत, तो सांध्य गीत को आप मान सकते हैं इनका सबसे शानदार सांध्य गीत। ठीक है, यहां तक आते आते ऐसा लिखा जा सकता है इसमें, सांध्य गीत तक, यहां तक आते आते कवियत्री ने, यहां तक आते आते कवियत्री ने विरह को ही अपना आराध्य बना लिया है। विरह को ही अपना आराध्य बना लिया है। ठीक है, तो सांध्य गीत, विरह को ही अपना आराध्य बना लिया है। ठीक है, तो जैसे ये कविता है कौन सी? मिलन का नाम मतले मैं विरह में चिर हूं, तो ऐसा नजर आता है आपको कि विरह ही अब क्या हो चुका है एक तरह से,
इन्होंने अपना आराध्य बना लिया है। यही साध्य है जीवन का कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये जो पंक्तियां हैं सांध्य गीत में नजर आती हैं। और अंतिम है दीप शिखा। दीप शिखा थोड़ा अलग प्रकार की रचना है, तो लिखिए दीप शिखा, ये लिखना भी जरूरी है। सॉरी, दीप शिखा। इसमें 1936 से 1941 या 42, 1942 है ना, इसमें 1936 से 1942 तक के 42 के लिखे 1936 से 1942 के 51 गीत संकलित हैं। इसमें 1936 से 1942 तक के 51 गीत संकलित हैं। 51 गीत संकलित हैं, ठीक है। और इसमें अब क्योंकि महादेवी को भी लगा होगा, क्योंकि ये जो समय है एक तो वर्ल्ड वॉर का है, इसके अलावा आजादी के आंदोलन का समय था, और आजादी का आंदोलन जो था कहीं ना कहीं से थोड़ा कमजोर पड़ रहा था विश्व युद्ध और इन सारी परिस्थितियों की वजह से। तो फिर हुआ ये कि महादेवी को ये लगा कि कब तक हम केवल मतलब अपना ही विरह रोते रहेंगे, थोड़ा सा इनको लगा कि अब थोड़ा सा मतलब अति व्यक्तिवादी कविताएं लिखने से बेहतर है थोड़ा समाज से जुड़ी हुई कविताएं लिखें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, दीप शिखा, यानी कि मतलब क्या है, प्रलय के बीच में मंदिर, एक प्रलय के बहुत बीच में जो है एक जलते हुए दिए का रूपक बांधा है इन्होंने, और उसके माध्यम से जो है कहीं ना कहीं से बड़ी मतलब बड़ी कठिनाइयों में प्रकाश का प्रतीक उसको एक तरह से देखा, यानी कि एक तरह से उत्साह करने का अलग प्रकार की कविता है। वरना इनका तो क्या है, आत्मनिवेदन, आत्म अभिव्यक्ति ही ज्यादातर इन्होंने इस तरह से अभिव्यक्त की है अपनी कविताओं में। तो इसमें ये लिख सकते हैं कि यह समय विश्व युद्ध एवं आजादी के आंदोलन के शिथिल पड़ने का समय था। यह विश्व युद्ध एवं आजादी के आंदोलन के शिथिल पड़ने का समय था। यह विश्व युद्ध तथा आजादी का आंदोलन का शिथिल पड़ने का समय था। ऐसे में कवयित्री ने आत्मनिवेदन परक गीतों को छोड़कर, ऐसे में कवयित्री ने आत्मनिवेदन परक गीतों को छोड़कर, ऐसे में कवयित्री ने आत्मनिवेदन परक गीतों को छोड़कर, आत्मनिवेदन परक गीतों को छोड़कर झंझा और प्रलय के बीच जलते हुए दीपक का रूपक बांधा। ठीक है, तो झंझा और प्रलय के बीच जलते हुए दीपक का रूपक बांधा। ठीक है, तो ये पंक्ति मिलती है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ठीक है, तो इसके साथ आपका समाप्त होता है छायावाद। कल जो आपका होगा वो होगा उत्तर छायावाद। ठीक है, एक इसमें और सेक्शन बचता है छोटा सा, उसको कहते हैं उत्तर छायावाद, जिसमें आप रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके साथ छायावाद को आपने अच्छे से तैयार करना है। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट अगर कोई है तो वो छायावाद। ठीक है, यहाँ से 2-3 सवाल भी आ सकते हैं। चलिए।